आज के इस गहन चर्चा में एक ऐसे विषय पर बात होने जा रही है जो पहली नजर में मतलब शायद केवल वकीलों या कानूनी विशेषज्ञों के काम का लगे। हाँ, बिल्कुल। कानूनी पेज वैसे भी आम लोगों को थोड़े उबाऊ ही लगते हैं। सही कहा। लेकिन असल में ये विषय अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर समाज में ये धारणा होती है कि अदालत में एक लंबा, थका देने वाला मुकदमा जीत लेना ही अंतिम सफलता है। एकदम। फिल्मों में भी तो यही दिखाते हैं ना। सालों की जद्दोजहद के बाद जज ने फैसला सुनाया, हथौड़ा बजाया और बस। न्याय मिल गया, वादी के चेहरे पर खुशी आ गई और कहानी वहीं खत्म। हम्म। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जो कि एक विस्तृत कानूनी विश्लेषण है, वो एक बिल्कुल अलग ही हकीकत बयां करती है। और वो हकीकत काफी कड़वी है। ये विश्लेषण सिविल कोर्ट की डिक्री के निष्पादन, जिसे हम कानूनी भाषा में एग्जीक्यूशन कहते हैं, उसमें होने वाली देरी के गंभीर परिणामों पर केंद्रित है। जी, इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन ही ये समझना है कि अदालती लड़ाई जीतना ही सब कुछ क्यों नहीं है। कैसे समय सीमा की एक छोटी सी चूक किसी भी इंसान की दशकों लंबी अदालती जीत को पल भर में हार में बदल सकती है। खासकर तब जब मामला अनिवार्य व्यादेश यानी मैंडेटरी इंजंक्शन का हो। तो आज के इस विश्लेषण के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे अदालत से जीता हुआ एक ठोस अधिकार महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह सकता है यदि समय रहते सही कदम न उठाया जाए। इस विषय की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि ये न्याय प्रणाली की उस जमीनी वास्तविकता को सामने लाता है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब डिग्री प्राप्त करने के संघर्ष पर तो बहुत ध्यान दिया जाता है। लोग सालों तक तारीखों पर जाते हैं, वकीलों की भारी भरकम फीस भरते हैं, मानसिक तनाव झेलते हैं, लेकिन उस आदेश को जमीन पर लागू करवाने की जो प्रक्रिया है यानी एग्जीक्यूशन, उसे अक्सर बहुत हल्के में ले लिया जाता है। बिल्कुल। आज के स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि अदालत का फैसला पक्ष में आना केवल आधी लड़ाई जीतना है। बाकी की आधी और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उस फैसले को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर जमीन पर हकीकत में बदलने की होती है। ये तथ्य अपने आप में काफी चौंकाने वाला है कि कोई व्यक्ति सालों तक अदालत के चक्कर काटें, सच्चाई को साबित करें, केस जीतें और अंत में एक तकनीकी चूक के कारण खाली हाथ रह जाए। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ, स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोल देने वाली वास्तविक केस स्टडी दी गई है। ये कोई किताबी बात नहीं है। जी, ये बाबू सिंह मनाम जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का एक वास्तविक मामला है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया निर्णय है जिसकी SLP नंबर 4284/2023 है और निर्णय की तिथि 17 फरवरी 2023 है। बिल्कुल। इस कहानी के तथ्य कुछ इस प्रकार सामने आते हैं। बाबू सिंह नाम के एक वादी थे जिनका एक प्लॉट का आवंटन जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था। न्याय की उम्मीद में वो मामला निचली अदालत में ले गए, लेकिन वहां निराशा हाथ लगी। वो केस हार गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद प्रथम अपीलीय न्यायालय यानी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और वहां स्थिति पूरी तरह से बदल गई। जी, अदालत ने वादी के पक्ष में निर्णय दिया और जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के खिलाफ अनिवार्य व्यादेश या मैंडेटरी इंजंक्शन जारी कर दिया। एक आम इंसान के नजरिए से देखा जाए तो अपीलीय अदालत से जीत मिलना एक बहुत बड़ी राहत थी। बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन स्रोत बताते हैं कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद एक बहुत बड़ी रणनीतिक गड़बड़ हुई। इस पूरे मामले का सबसे दुखद और सीखने लायक पहलू डिग्री मिलने के बाद के घटनाक्रम में छिपा है। क्या गड़बड़ हुई वहां? जब इस केस के तथ्यों का गहराई से विश्लेषण किया जाता है तो पता चलता है कि डिक्री धारक से एक ऐसी चूक हुई जिसने उनकी पूरी जीत को पलटकर रख दिया। अपीलीय न्यायालय से उन्हें ये डिक्री साल 2005 में मिली थी। 2005 में? हाँ, यानी 2005 में ही अदालत ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि प्लॉट के आवंटन के संबंध में उनके अधिकार बहाल किए जाएं। कायदे से इस डिक्री को लागू करवाने के लिए अदालत में तुरंत निष्पादन आवेदन या एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना? बिल्कुल नहीं हुआ। स्रोतों के अनुसार निष्पादन के लिए आवेदन साल 2010 में किया गया। 2010? डिग्री 2005 में पारित हुई और उसे लागू करवाने के लिए आवेदन 2010 में किया गया। इसका मतलब है पूरे 5 साल का इंतजार। लगभग 5 साल की लंबी देरी। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये देरी इतनी बड़ी बात थी?
आखिर अदालत का अंतिम और वैध आदेश तो उनके पास मौजूद था ही। यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो इस मामले में डिक्री धारक को भारी पड़ी और अक्सर कई लोगों को भारी पड़ती है। जब ये मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। और इस खारिजी का कारण ये बिल्कुल नहीं था कि अपीलीय न्यायालय का फैसला गलत था या कि वादी का दावा झूठा था। एकदम सही। याचिका को खारिज करने का एकमात्र आधार ये था कि निष्पादन आवेदन कानूनी रूप से समय बाधित यानी टाइम बार्ड हो चुका था। टाइम बार्ड। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनिवार्य व्यादेश के मामले में डिक्री को लागू करवाने की समय सीमा को लेकर कानून बेहद सख्त है और 5 साल की देरी को किसी भी तर्क के आधार पर माफ नहीं किया जा सकता। ये स्थिति दर्शाती है कि कैसे किसी के पास अदालत का वैध आदेश हो सकता है, सच्चाई उसके पक्ष में सिद्ध हो चुकी हो सकती है, लेकिन केवल समय सीमा की चूक उस पूरी जीत को एक झटके में शून्य कर देती है। ये किसी भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे इंसान के लिए एक बड़े झटके जैसी बात है। सालों की मेहनत और फिर अंत में ऐसा परिणाम। अब इससे पहले कि इस समय सीमा के रहस्य को और गहराई से खंगाला जाए, ये समझना आवश्यक है कि ये भारी भरकम कानूनी शब्द असल में है क्या। स्रोत बार बार अनिवार्य व्यादेश या मैंडेटरी इंजंक्शंस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। बादू सिंह के मामले में भी यही आदेश जारी हुआ था। हाँ, तो इस तकनीकी शब्द को थोड़ा सरल भाषा में समझना जरूरी है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि अदालत का ये विशेष आदेश वास्तव में क्या प्रकृति रखता है और ये इतना संवेदनशील क्यों है। देखिए, कानूनी शब्दावली अक्सर आम लोगों के लिए एक दीवार बन जाती है, लेकिन इसके पीछे का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अनिवार्य व्यादेश कोई साधारण आदेश नहीं है, यह एक विशेष प्रकार की कानूनी राहत है। तो ये आम निषेधाज्ञा से अलग कैसे है? अगर वैधानिक प्रावधानों की बात करें तो ये मुख्य रूप से भारत के विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 39 के तहत परिभाषित है। सरल शब्दों में यह अदालत का एक ऐसा सक्रिय आदेश है जहां अदालत किसी व्यक्ति या संस्था को कोई सकारात्मक कार्य करने के लिए मजबूर करती है। अच्छा, मतलब कुछ करने को कहती है। हाँ, आमतौर पर अदालतें किसी को कोई गलत काम करने से रोकने का आदेश देती हैं, जिसे निषेधाज्ञा कहते हैं। लेकिन अनिवार्य व्यादेश में अदालत कहती है कि स्थिति को सुधारने के लिए अमुक कार्य करना ही होगा। तो ये केवल रोकने का आदेश नहीं है बल्कि किसी को कोई विशिष्ट कार्य करने का सीधा निर्देश देने जैसा है। एकदम सही। इस आदेश की प्रकृति पूरी तरह से सकारात्मक कार्य करवाने की होती है और स्रोत एक और महत्वपूर्ण कानूनी पहलू स्पष्ट करते हैं कि ये एक वैवेकिक राहत या डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। इसका मतलब है कि अदालत ऐसा आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल, कोई भी वादी इसे अपने पूर्ण अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता। अदालत पूरे मामले के तथ्यों, परिस्थितियों की गंभीरता और न्याय की आवश्यकता को देखते हुए अपने विवेक के आधार पर यह तय करती है कि ऐसा आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं। जब अदालत पूरी तरह आश्वस्त हो जाती है कि यथास्थिति बहाल करने के लिए प्रतिवादी से कोई विशेष काम करवाना ही एकमात्र विकल्प है, केवल तभी यह अनिवार्य व्यादेश जारी किया जाता है। जी, यह अवधारणा काफी स्पष्ट हो गई है। स्रोत सामग्री में इस विषय को और अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ बहुत ही सटीक उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी की जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति ने अवैध निर्माण कर लिया है। हाँ, ये बहुत आम उदाहरण है। इस स्थिति में अदालत केवल ये आदेश देकर नहीं रुक जाएगी कि अब आगे और निर्माण मत करना, बल्कि अनिवार्य व्यादेश के तहत अदालत ये सख्त आदेश देगी कि इस अवैध निर्माण को तुरंत हटाओ या बुलडोजर चलाकर गिराओ। और इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को उसकी जायज संपत्ति से गैर कानूनी तरीके से बेदखल कर दिया गया है तो कब्जे की बहाली का आदेश भी इसी श्रेणी का हिस्सा है, जहां अदालत चाबियां वापस सौंपने का निर्देश देती है। स्रोतों में कुछ अन्य दिलचस्प उदाहरण भी शामिल हैं, जैसे यदि किसी का बिजली कनेक्शन अनुचित तरीके से काट दिया गया हो तो अदालत उसे तुरंत बहाल करने का अनिवार्य व्यादेश दे सकती है। किसी समझौते का अनुपालन करवाना हो, कोई रुका हुआ आवंटन पत्र जारी करवाना हो या सेल डीड पर हस्ताक्षर करवाकर उसका निष्पादन करवाना हो, ये सभी इसके व्यवहारिक उदाहरण हैं। इन सभी उदाहरणों पर गौर करने से एक बहुत ही स्पष्ट समानता दिखाई देती है। हर एक मामले में अदालत किसी पक्ष को एक सकारात्मक कदम उठाने का निर्देश दे रही है, चाहे वो दीवार तोड़ना हो, बिजली के तार जोड़ना हो या कागजात पर हस्ताक्षर करना हो। और चूंकि इसमें किसी दूसरे व्यक्ति से कोई विशेष कार्य करवाया जा रहा है, इसलिए अदालत ये मानती है कि इस राहत में एक तात्कालिकता है, एक अर्जेंसी है
और इसी अर्जेंसी के कारण इसे लागू करवाने की कानूनी प्रक्रिया और उससे जुड़ी समय सीमा बहुत अधिक संवेदनशील हो जाती है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब उस बिंदु पर चर्चा पहुंच रही है जिसने बाबू सिंह जैसे अनगिनत लोगों का पूरा केस बिगाड़ दिया। कानूनी हलकों में और आम जनता के बीच एक बहुत ही सामान्य धारणा गहराई तक फैली हुई है। वो 12 साल वाली धारणा है ना? जी हाँ, आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर अदालत से फैसला पक्ष में आ गया है तो उस डिक्री को लागू करवाने के लिए आराम से 12 साल का लंबा समय मिलता है। लोग सोचते हैं कि डिक्री तो मिली गई है, अब जब सुविधा होगी तब लागू करवा लेंगे। और स्रोत इस बात का खुलासा करते हैं कि यह धारणा एक बहुत बड़ा और खतरनाक भ्रम है। ऐसा क्यों? यह वो भ्रम है जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। भारत में परिसीमा अधिनियम, जिसे लिमिटेशन एक्ट कहा जाता है, वो मुख्य कानून है जो हर प्रकार की कानूनी कार्रवाई के लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित करता है। तो ये 12 साल वाली बात आती कहाँ से है? ये सच है कि इस कानून के तहत कई प्रकार की डिक्रियों के निष्पादन के लिए 12 वर्ष की समय सीमा दी गई है। स्रोतों के अनुसार यदि किसी के पास धन संबंधी डिक्री है, यानी पैसे वसूलने का आदेश है, तो उसे लागू करवाने के लिए 12 वर्ष का समय मिलता है। अच्छा, यदि विवाद जमीन के कब्जे का है तो वहां भी 12 वर्ष का समय उपलब्ध है। यहाँ तक कि अगर मामला स्थायी व्यादेश का है, जहां अदालत किसी को भविष्य में कोई कार्य न करने का स्थायी आदेश देती है, तो वहां भी 12 वर्ष का नियम ही लागू होता है। लेकिन कानूनी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा लेकिन मौजूद है। जब बात अनिवार्य व्यादेश की आती है तो ये 12 साल वाला नियम पूरी तरह से बदल जाता है। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 को जब बारीकी से पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि डिक्री निष्पादन की सामान्य समय सीमा भले ही 12 वर्ष हो, लेकिन इसमें एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त अपवाद मौजूद है। अनिवार्य व्यादेश के मामले में डिक्री निष्पादन के लिए 12 साल का समय नहीं मिलता, बल्कि केवल 3 वर्ष का समय मिलता है। सिर्फ 3 साल। जी हाँ, सिर्फ 3 साल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 3 साल की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन अदालत डिक्री पारित करती है। ये 12 साल और 3 साल का अंतर तो जमीन आसमान का है। इसे गणित के एक सरल उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मान लिया जाए कि अदालत ने किसी व्यक्ति के पक्ष में अनिवार्य व्यादेश की डिक्री 1 जनवरी 2022 को पारित कर दी। ठीक है। अब अगर वो व्यक्ति सामान्य धारणा का शिकार है तो वो यही मानकर चलेगा कि वो 2034 तक कभी भी आराम से अदालत जाकर इसे लागू करवा सकता है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि लिमिटेशन एक्ट के अनुसार उसे 31 दिसंबर 2024 तक या अधिक से अधिक 1 जनवरी 2025 तक अपना निष्पादन आवेदन फाइल करना ही होगा। अगर वो व्यक्ति इस भ्रम में रहता है और 2026 में जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो क्या होगा? तो अदालत उसकी जीती हुई डिक्री को देखने के बावजूद सीधे तौर पर कह देगी कि कानूनी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, अब कोई सहायता नहीं की जा सकती। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। और वास्तव में बाबू सिंह के मामले में यही हुआ। डिग्री 2005 में प्राप्त हुई। कानूनी रूप से निष्पादन के लिए केवल 2008 तक का ही समय था, लेकिन आवेदन 2010 में दाखिल किया गया। हो सकता है कि डिक्री धारक उसी 12 साल के नियम के भ्रम में रहा हो या पैसे की कमी रही हो, लेकिन कानून की नज़र में वो देरी पूरी तरह से अक्षम्य थी। इसका कोई तार्किक कारण है क्या? इसके पीछे गहरा कानूनी दर्शन है। कानून ये मानकर चलता है कि अगर किसी वादी को इतनी बड़ी तात्कालिक राहत चाहिए थी जिसके लिए उसने अनिवार्य व्यादेश की मांग की, तो डिक्री मिलने के बाद वो व्यक्ति इतने सालों तक निष्क्रिय क्यों बैठा रहा? ये बात तो सच है। अदालत सोचेगी कि शायद वादी को उस राहत की कोई खास जल्दी थी ही नहीं। बिल्कुल। और इसलिए अब अदालत उसे लागू करवाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी। तो इन सब का क्या मतलब है? एक आम नागरिक के लिए इस जानकारी के क्या गहरे मायने हैं? ये तो स्पष्ट हो गया कि समय सीमा केवल 3 साल की है, लेकिन डिग्री मिलने के बाद की गई देरी इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कानूनी प्रक्रियाएं किसी बंद कमरे में काम नहीं करती। जिस समय कोई डिक्री धारक घर बैठा होता है, अदालत के बाहर की असली दुनिया लगातार बदल रही होती है। स्रोतों में डिग्री लागू करवाने में की गई देरी से पैदा होने वाले 3 प्रमुख खतरों का वर्णन किया गया है। पहला और सबसे अधिक देखा जाने वाला खतरा है संपत्ति का हस्तांतरण। कल्पना कीजिए कि जमीन पर कब्जा बहाल करने की डिक्री मिल गई है, लेकिन कोई कानूनी कदम नहीं उठाया गया।
इस बीच जो प्रतिवादी केस हार चुका है वो चुपचाप नहीं बैठेगा। वो स्थिति का फायदा उठाकर उस विवादित संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को बेच सकता है। और जब सालों बाद निष्पादन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा तो पता चलेगा कि जमीन का मालिक तो कोई नया व्यक्ति बन चुका है। वो अदालत में कहेगा कि उसने तो वो जमीन नेक नियति से खरीदी है। मतलब कोई और खरीद लेगा और कहेगा कि उसे पिछले विवाद की जानकारी ही नहीं थी। जी, इससे जो लड़ाई खत्म हो चुकी थी वो एक नए मुकदमे के रूप में फिर से शुरू हो जाती है। ये स्थिति तो किसी बुरे सपने जैसी है। महज कुछ सालों की देरी के कारण एक बिल्कुल नया अनजान पक्ष सामने खड़ा हो जाता है। स्रोतों में जो दूसरा खतरा बताया गया है वो दिवालियापन या इंसॉल्वेंसी से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये स्थिति धन संबंधी मामलों में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन वहां भी देरी करना बेहद घातक साबित हो सकता है। अगर वसूली के लिए कई सालों तक निष्पादन फाइल नहीं किया जाता और इस लंबे समय के दौरान हारने वाला व्यक्ति अपना व्यापार समेट लेता है, संपत्तियों को बेच देता है और खुद को कानूनी रूप से दिवालिया घोषित करवा लेता है, तो उस डिक्री का कोई मोल नहीं रह जाता। दिवालिया व्यक्ति से कानूनी रूप से कुछ भी वसूल नहीं किया जा सकता और वो बहुमूल्य डिक्री सचमुच रद्दी का एक टुकड़ा मात्र रह जाती है। और तीसरा तथा सबसे निरपेक्ष खतरा है कानूनी अधिकारों की पूर्ण समाप्ति, जिसके बारे में लिमिटेशन एक्ट के संदर्भ में अभी विस्तार से चर्चा की गई। न्यायशास्त्र का एक पुराना सिद्धांत है कि कानून हमेशा उनकी मदद करता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, उनकी नहीं जो गहरी नींद में सोते रहते हैं। जब एक बार परिसीमा अधिनियम की समय सीमा, जो कि अनिवार्य व्यादेश के लिए केवल 3 वर्ष है, खत्म हो जाती है, तो चाहे किसी के साथ कितना भी घोर अन्याय क्यों ना हुआ हो, अदालत के हाथ पूरी तरह बंद जाते हैं। ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि विवाद हमेशा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी न चलते रहें और समाज में अधिकारों को लेकर एक निश्चितता बनी रहे। शायद यही कारण है कि स्रोत सामग्री में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर इतना विशेष जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इस मामले में बहुत ही सख्त हैं। न्यायालय का सीधा सा तर्क है कि यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसे तुरंत अदालत आना चाहिए और डिक्री मिलने के बाद तो आलस्य की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात पर जोर देता है कि समय सीमा चूकने के कारण जीतकर भी हार जाना न्याय प्रणाली की विफलता नहीं है, बल्कि ये उस डिक्री धारक की अपनी विफलता है, जिसने अपनी सुस्ती के कारण उसे लागू करवाने की शक्ति खो दी। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि न्याय प्राप्त करना एक दोहरे चरण वाली व्यवस्था है। केवल डिक्री प्राप्त कर लेना मंजिल नहीं है। यह लंबी प्रक्रिया का केवल पहला कदम है। असली सफलता इस बात में है कि उस डिक्री को कितनी प्रभावी ढंग से जमीन पर लागू करवाया जाता है। अगर अदालत का आदेश जमीनी हकीकत नहीं बनता तो उस पूरी न्यायिक प्रक्रिया का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो आज के इस विश्लेषण के आधार पर कुछ बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला तो यही है कि डिक्री मिलने पर जीत का जश्न मनाने से ज्यादा जरूरी है अगले कदम की तुरंत तैयारी करना। जैसे ही डिक्री हाथ में आए, बिना देरी किए एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए और अपनी डिक्री को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये जांचना अत्यंत आवश्यक है कि वो डिक्री कानून की किस श्रेणी में आती है। क्या वो धन संबंधी डिक्री है या कब्जे की डिक्री है, या कहीं वो अनिवार्य व्यादेश तो नहीं है। अगर ऐसा है तो डिक्री धारक के दिमाग में खतरे की घंटी बज जानी चाहिए कि उसके पास 12 साल नहीं बल्कि केवल 3 वर्ष का समय है। इस सख्त समय सीमा का किसी भी कीमत पर उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कानूनी अधिकारों के प्रति स्वयं की सतर्कता ही बचाव का एकमात्र तरीका है। कोई भी अदालत किसी के अधिकारों की रक्षा तब तक नहीं कर सकती जब तक वो व्यक्ति खुद उसके लिए समय पर खड़ा ना हो। बाबू सिंह का मामला एक जीता जागता उदाहरण है कि डिक्री केवल एक वादा है और निष्पादन उस वादे को हकीकत में बदलने का एकमात्र तरीका है। लेकिन यहाँ ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। इस पूरे विश्लेषण में देखा गया कि कैसे महज 3 साल की देरी ने डिक्री धारक के अधिकार हमेशा के लिए छीन लिए। लेकिन अगर व्यवस्था के दूसरे पहलू पर नजर डाली जाए तो एक गहरी सोच पैदा होती है। कैसी सोच? जब इस कानूनी प्रणाली में एक मुकदमा जीतने में कई बार दशकों लग जाते हैं, निचली अदालत, फिर अपीली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें सालों साल निकल जाते हैं, तो ऐसे में क्या उस डिक्री धारक से निष्पादन के लिए केवल 3 वर्ष जैसी अत्यंत सख्त समय सीमा की अपेक्षा करना पूरी तरह न्याय संगत है? ये वास्तव में एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो पूरी व्यवस्था को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। यदि सच्चाई किसी व्यक्ति के पक्ष में सिद्ध हो चुकी है तो क्या महज एक घड़ी को
केवल समय बीतने के तथ्य को उसके स्थापित अधिकारों को खत्म करने का अधिकार होना चाहिए? क्या न्यायिक प्रणाली का अपना समय, जहां न्याय में दशकों गुजर जाते हैं, और एक आम नागरिक का समय, जहां 3 साल की देरी में अधिकार शून्य हो जाते हैं, क्या ये दोनों अलग-अलग पैमानों पर मापे जाते हैं? यह एक ऐसा गहरा विरोधाभास है जो विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या व्यवस्था का पल्ला नागरिकों के खिलाफ कुछ ज्यादा ही झुका हुआ है। एक तरफ न्याय की अत्यंत धीमी गति और दूसरी तरफ इतनी सख्त समय सीमा। क्या प्रणाली के भीतर यह संतुलन सही है? आज के इस स्रोतों के विश्लेषण और गहन चर्चा को इसी सवाल के साथ यहीं समाप्त किया जाता है। सुनने वाले किसी भी व्यक्ति को अगली बार अदालती फैसले के बारे में सुनकर यह जरूर सोचना चाहिए कि क्या वह फैसला वास्तव में जमीन पर लागू हो पाया या समय सीमा की सख्ती के चलते फाइलों में दब गया। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।